18 मई 2021 के करंट अफेयर करेंगे हम इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ये सब टॉपिक कवर करने वाले हैं आज हम इस क्लास में। फर्स्ट है हमारा सबडोलुसेप्स नीलगिरिएंसिस। ये सबडोलुसेप्स नीलगिरिएंसिस क्या है? ये इमेज में देख सकते हो जी, ये है कुछ स्नैक की तरह दिखाई देती है, सांप की तरह। इसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं सांप की मामसी भी बोलते हैं, या सांप की मौसी भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, आपके एरिया में भी शायद बोलते हो। ये न्यू स्पीसीज मिली है जी, इसकी एक नई स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब है जी प्राणी प्रजाति मिले है ये। इसे एशियन ग्रेसाइल स्किंक की स्पीसीज है ये, एशियन ग्रेसाइल स्किंक, ये इसी का नाम है जी इसका। स्किंक मतलब इसी की प्रजाति की है ये, लेकिन नाम इसका है सबडोलुसेप्स नीलगिरिएंसिस, क्योंकि ये नीलगिरी हिल्स के पास मिली है। नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और नीलगिरी हिल्स के पास भी कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में कोयम्बटूर जगह है, उसके पास एक हिल है यानी कि पहाड़ी है अनाईकट्टी नाम की, अनाईकट्टी हिल्स, उसके पास ये डिस्कवर की गई है। ये देखो जी, इसकी प्रजाति का नाम है एशियन ग्रेसाइल स्किन्स, मतलब एक कम्युनिटी, जैसे आपकी कोई कास्ट कम्युनिटी रिलीजन धर्म है, इसका भी कम्युनिटी है एशियन ग्रेसाइल स्किंक, उसकी ही स्पीसीज है, नई स्पीसीज। और नाम क्या है? हमने देखा ऊपर नीलगिरिएंसिस, सबडोलुसेप्स नीलगिरिएंसिस। तो ये थर्ड स्पीसीज मिली है जी इंडिया में, ओनली थर्ड स्पीसीज डिस्कवर हुई है इंडिया के मेनलैंड में। इससे पहले दो स्पीसीज और हैं इस टाइप की। ये रेप्टाइल है, रेप्टाइल का मतलब होता है जी पेट के बल चलने वाले प्राणी, जैसे स्नैक, ये भी पेट के बल चलती है, कोई पैर नहीं होते इनके। और हमने इसका कलर देखा कैसा होता है, सैंडी ब्राउन टाइप का कलर है इसका। और स्लेंडर बॉडी है, लगभग 7 सेंटीमीटर की बॉडी है जी, 7 सेंटीमीटर की लंबाई है। और ये क्या है जी, ड्यूरेनल है, मतलब दिन में ही ये दैनिक, मतलब ये इसकी मतलब दिन में ही ये एक्टिव रहती है, ड्यूरेनल है। और मोस्टली स्किंक क्या है, वैन नॉन वेनेमस है, मतलब जहरीला नहीं है। वेनमस का मतलब होता है जहरीला, नॉन का मतलब नहीं है जी। स्किंक क्या है जी, ये इंसेक्ट को खाते पीते हैं जी। मतलब जो ये देखा हमने प्राणी नीलगिरिएंसिस, सबडोलुसेप्स नीलगिरिएंसिस, क्या खाता है ये? इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़ों को, मच्छर को वगैरह को खाता है। जैसे टर्माइट्स हो गए जी, टर्माइट्स बोलते हैं डीमक को। क्रिकेट्स मतलब झिंगुर, स्मॉल स्पाइडर्स मतलब मकड़ी, इनको खाता है ये और तब जीवित रहता है। और इसकी जो कैटेगरी है वनरेबल कैटेगरी में आता है जी स्पीसीज। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट हमारा डूम्सडे सर्फिंग। ये क्या है? देखो सर्फिंग का मतलब होता है इंटरनेट पे कुछ सर्च करना, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो, यानी कि सर्फिंग करना। ये क्या है, एक टर्म यूज की गई है अभी, किस लिए? इसका मतलब है टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब है जी आपके किसी के प्रति झुकाव, किसी के प्रति लगाव। किसके प्रति आपकी टेंडेंसी हो रही है जागरूक? ये हो रही है जी सर्फिंग करना, सर्च करना बैड न्यूज़ का। कि ये एक ऐसी टेंडेंसी है लोगों की जो बैड न्यूज़ को सर्च करते हैं, डेस्पाइट उन्हें पता है कि वो न्यूज़ उन्हें सैड करने वाली है, डिप्रेस करने वाली है। मतलब आप देखो जी कोविड-19 के केस क्या है, देखते हो रोज, सर्च करते हो कोविड-19 के केस आज कितने आए। आपको पता है कोविड-19 के केस ज़्यादा आएंगे तो आपको दुख होगा और डिप्रेस होगा आपको, लेकिन फिर भी आप सर्च करते हो, सर्फ करते हो, न्यूज़ देखते हो वो। तो इस टेंडेंसी को बोलते हैं डूम्सडे सर्फिंग। तो ये बस इतना इतना याद रखना है इसका मतलब क्या है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी व्हाट इज विंच कोम्बे। विंच कोम्बे क्या है जी? एक मेट्योराइट है। मेट्रोराइट क्या है जी? मेट्रोराइट होते हैं जी, देखो एस्ट्रॉइड से अलग हो जाते हैं ये है जी विंच कोम्बे मेट्योराइट। ये देख सकते हो आप, ये रॉक, रॉक पहाड़ का एक चट्टान का सा आपको टुकड़ा दिखाई दे रहा है रॉक सिस्टम का, ये विंच कोम्बे नाम है जी इसका, साइंटिस्ट ने नाम रख दिया विंच कोम्बे। और ये मेटेराइट है। मेटेराइट क्या होते हैं जी, अभी जानेंगे पूरा, पहले इसे देखते हैं कहाँ पे ये गिरा है। ये आसमान से आके, स्पेस से आके गिरा है जी, कहाँ पे? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में आके गिरा है फरवरी 2021 में। इसने ग्राउंड को टच कर लिया, मतलब अर्थ सरफेस पे आके गिरा। ये नेशनल हिस्ट्री का एक म्यूज़ियम है जी, वहाँ पे इसका डिस्प्ले करना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। मतलब म्यूज़ियम है जी, एक म्यूज़ियम क्या होता है, एक बिल्डिंग होती है, उस पर क्या है पुरानी चीज़ें रख देते हैं शोकेस में, ऐसे ही उसमें म्यूज़ियम में रखा जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। ये मेटेराइट और मेटेरॉइड, इनमें क्या फ़र्क होता है जी? ये देखो जी, पहले आप इस फिगर को देखो, ये वाला देखो, ये है जी अपना सोलर सिस्टम, ये है सन। सन के चारों ओर ये 8 प्लानेट है हमारे सोलर सिस्टम में। ये सोलर सिस्टम में ये सन और 8 प्लानेट को, मतलब 8 प्लानेट, प्लानेट का मतलब ग्रह जी, इनको मिला के सोलर सिस्टम बोलते हैं। अब हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। देखो 2006 से पहले हुआ करते थे 9 ग्रह, 9 ग्रह, 9 प्लानेट। लेकिन 2006 में जो प्लूटो ग्रह था उसको साइंटिस्ट ने जी अलग कर दिया, ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया। अब ये स्मॉल प्लानेट है जी, छोटा ग्रह, लेकिन ग्रह की कैटेगरी में नहीं आता, प्लानेट नहीं माना जाता, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया होते हैं जी ग्रह को प्लानेट डिक्लेयर करने के लिए।
जैसे उसका जो क्या है जी, सन के चारों ओर जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का मतलब है जी जो ये चक्कर लगा रहा है, वो क्या है जी, बिल्कुल एकदम इलेप्टिकल होना चाहिए, इलेप्टिकल, वो ना तो ज़्यादा लंबा होना चाहिए जी, ऐसे एसेंट्रिक बोलते हैं इसको इंग्लिश में, असेंट्रिक, असेंट्रिक, ACCENTRIC, असेंट्रिक नहीं होना चाहिए। और प्लानेट का जो जो प्लूटो था ना, प्लूटो प्लानेट, वो अलग क्यों करा, इसका जो ऑर्बिट है वो ज़्यादा ही असेंट्रिक था, बहुत ज़्यादा। और इसकी जो डेंसिटी देखते हैं जी, डेंसिटी कितनी है, दूसरा इसका बिहेवियर, क्या क्या मटेरियल, ऐसा कुछ देखते हैं जी, तब जाके प्लानेट डिक्लेयर करते हैं। लेकिन प्लानेट की जो डेफिनेशन है जी, परिभाषा, उसमें प्लूटो फिट नहीं बैठा, 2006 में हटा दिया, उससे पहले प्लानेट माना जाता था, तो नई डेफिनेशन में फिट नहीं बैठा, इसलिए हटा दिया इसको। अब ये देखो जी, सोलर सिस्टम है, ये हमारा सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सबसे नज़दीक है मरकरी, मतलब बुध ग्रह, फिर है जी वीनस, फिर अर्थ, जुपिटर, फिर है मतलब अर्थ के बाद मार्स, जुपिटर, फिर आपका सैटर्न, फिर आपका ये आ गया जी यूरेनस, और फिर आ गया जी नेपच्यून। इसमें देखो जी आप, इसमें देख सकते हो सन के सबसे पास है जी मरकरी, फिर वीनस शुक्र ग्रह, मरकरी मतलब बुध, और वीनस ये है जी मतलब शुक्र ग्रह बोलते हैं इसको, इस पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। देखो नज़दीक तो सन के, सूरज के सबसे नज़दीक कौन सा है, मरकरी बुध ग्रह, लेकिन टेम्परेचर इस पर ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि इसमें CO2 गैस बहुत पाई जाती है जी, वीनस पे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन मतलब ग्रीन हाउस गैस है जी, ग्रीन हाउस गैस उसे बोलते हैं जी, जो टेम्परेचर एब्जॉर्व करती है, और ये टेम्परेचर एब्जॉर्व का मतलब है सोखती है, तो CO2 टेम्परेचर को सोखती है, इसलिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वीनस पे है। फिर इसके बाद आता है जी अर्थ, फिर आता है जी आपका मार्स, मार्स के बाद आता है जी ये चंद्रमा दिखाई दे रहा है आपको, मून, अर्थ का जो सैटेलाइट है मून। और ये जी आपका फिर जुपिटर, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है जी, सबसे लार्जेस्ट ग्रह। और फिर आता है जी आपका सैटर्न, शनि ग्रह, फिर यूरेनस, अरुण, फिर वरुण, नेपच्यून, और ये प्लूटो जी अब ग्रह नहीं है। मतलब ये देखो जी आप, ये जो हमारा मार्स है और जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है, ये दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल, ये बहुत ही छोटे हैं, इन ग्रह से बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए इनका नाम है जी एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड बोलते हैं। और ये मार्स मतलब मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में घूम रही है, ये भी सन के चारों ओर ये, और इसको बोलते हैं जी, इस एरिया को एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। ये एस्ट्रॉइड की स्पेलिंग है जी STEROID, एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब ये एस्ट्रॉइड से क्या है जी, एस्ट्रॉइड बेल्ट हो गई, और ऐसी बेल्ट आपको इधर दिखाई दे रही है, इधर ये सोलर सिस्टम से बाहर है, जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर 8 ग्रह के बाद ये बेल्ट है, इसको बोलते हैं जी कूपर बेल्ट, कूपर बेल्ट। ये देख सकते हो जी, ये छोटे छोटे जो हैं एस्ट्रॉइड हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, और ये देख सकते हो जी ये एस्ट्रॉइड बेल्ट, और ये है जी कूपर बेल्ट बोलते हैं इसको, कूपर बेल्ट, जो सन के बाद आती है जी, छोटे छोटे ग्रह हैं, लेकिन मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है जी, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब एस्ट्रॉइड से मान लो जी जो घूम रहे हैं, एस्ट्रॉइड से कोई टुकड़ा, ये ग्रह नहीं है जी, छोटा हम रॉक का ही सिस्टम है, मतलब चट्टान से ही बना हुआ है, ये जो घूम रहे हैं सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और ये चक्कर लगा रहे हैं ना, इस वाले चक्कर, ये चक्कर कोई ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिट, जैसे अर्थ का ऑर्बिट ये जी, ये वाला, ये वाला, ये जुपिटर का ऑर्बिट ये जी, ये वाला, तो इनको ऑर्बिट बोलते हैं। तो इनसे क्या है जी, जो एस्ट्रॉइड चक्कर लगा रहे हैं, एस्ट्रॉइड से एक टुकड़ा अलग हो जाता है जी, इससे मान लो किसी कारण बस एक टुकड़ा अलग हो गया इससे टूट के, और वो टुकड़ा इस जो सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम, इस सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया स्पेस में अलग, और उसे बोलेंगे जी आपका मेट्रॉइड। क्या बोलेंगे, मेट्रॉइड। ये देखो जी मेट्रॉइड किसे बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट रेंज इन साइज फ्रॉम द डस्ट ग्रेन टू स्मॉल एस्ट्रॉइड, स्मॉल एस्ट्रॉइड की तरह होते हैं, छोटे एस्ट्रॉइड, क्योंकि एस्ट्रॉइड से टूट के आ गए स्पेस में, सोलर सिस्टम से बाहर निकल गए, उन्हें बोलेंगे मेट्रॉइड्स। और अगर ये मेट्रॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाएं, अर्थ का एटमॉस्फेयर कहाँ तक है जी, ये हमारी अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, ये सरफेस, अर्थ से ऊपर जाएंगे हम, ऊपर तो लगभग 15 किलोमीटर तक टॉपोस्फेयर, फिर आपका 50 किलोमीटर तक क्या है, 50 किलोमीटर तक है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, लेयर है जी, ये परत है एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर कई बार पढ़ा है हमने। उसके बाद क्या आता है जी 90 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर। उसके बाद आता है जी आपका थर्मोस्फेयर बोल लो, एक्जोस्फेयर बोल लो, या फिर आपका आइनोस्फेयर बोल लो, ये लगभग 640 किलोमीटर तक। तो 640 किलोमीटर तक अर्थ का एटमॉस्फेयर मानते हैं साइंटिस्ट, ये समझा जाता है जी 640 किलोमीटर तक, लगभग अराउंड 640 किलोमीटर तक, समझे। तो इसके अंदर अगर अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर ये मेट्रॉइड स्पेस से टूट के आ जाए, ये देखो जी ये वाला फिगर आप पीसी में देखो, जैसे ये अर्थ है जी, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट घूम रही है, ये वाली, ये एस्ट्रॉइड है, इससे टूट के ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाए, टूट के यहाँ से, समझ गए, टूट के यहाँ से अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे जी, फिर मेट्रॉइड को बोलेंगे मेटियोर्स,
समझे। मेटियोर तभी बोलेंगे जब एस्टेरॉइड से टूट गया और अलग निकल गया सोलर सिस्टम से, और टूट के भी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ गया, तब बोलेंगे मेटियोर्स। और अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी आ गया और आने के बाद अर्थ के ग्राउंड पे गिर गया, मतलब जो अर्थ है जी, अर्थ के सरफेस, जो सरफेस है यानी कि सतह है, अर्थ की सतह है जी, जिस पे आप बैठे हो, अर्थ पे बैठे हो ना आप, बैठे तो कुर्सी पे हो या चेयर पे किसी पे भी, लेकिन वो रखी तो अर्थ पे है, पृथ्वी पे, उस पे जी अगर पृथ्वी पर आके गिर गया ये मेटियोर्स, फिर इसको बोलेंगे जी क्या, मेटियोराइट। समझ आया, मेटेराइट, मेटियोर और मेटेरॉइड, इनमें क्या फ़र्क है। तो यही था जी। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। ये क्या है, देखो जी अभी बनाई गई है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, किस लिए, ताकि जो नेचुरल क्लेमिटीज़ हैं, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, क्लेमिटी का मतलब है संकट, कोई संपदा आ जाए, मतलब क्या संकट या आपदा आ जाए, आपदा जैसे डिजास्टर आ जाए, मान लो अर्थक्वेक आ गया, उससे नुकसान हो रहा है, साइक्लोन आ गया जी, साइक्लोन से नुकसान होता है बहुत, तूफान आ गया, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, बाढ़ आ गई जी, फ्लड आ गई, उससे जो नुकसान वगैरह होती हैं जी, जो नेचुरल क्लेमिटी है, आपदा संकट है, इनसे रिलीफ देने के लिए, मतलब कुछ रिलीफ मेजर्स लिए जा सकें, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके, लोगों को सहायता पहुंचाई जा सके ऐसे दुख की घड़ी में, इसलिए ये कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। इसके हेड कौन होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होते हैं जी, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं जी, प्रधानमंत्री के अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी। जब आप आईएएस बन जाओगे जी, प्रमोशन होके आप भी कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हो। ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है जी आईएएस की, कैबिनेट सेक्रेटरी। और पूरे ऑल इंडिया में एक ही कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, आपको पता होगा, और पूरे ऑल इंडिया में जी इसका डिसीजन अगर लेता है जी कोई, लागू होता है, अंडर प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है। तो ये इसके हेड होंगे जी, चेयरमैन। और कौन मेंबर होंगे इस नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के, देखो जी जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है और भी उनके सेक्रेटरी वगैरह होंगे जी, वो भी मेंबर होंगे इसके। ये क्या करेगी, एक जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, इसके पास ही जी एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप होगा जिसमें कुछ मेंबर होंगे जी। ये कमेटी इसको डायरेक्शन देगी कि ताकि जो ऐसी संकट की दुख की घड़ी आए, कोई फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, उसके समय में नेसेसरी स्टेप्स, आवश्यक स्टेप लिए जा सकें। समझ गए, ये काम करेगी। ये चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है आर्टिकल 164 क्लाउज 3 संविधान का। ये न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है जी, देखो अभी आपको पता है कई स्टेट में इलेक्शन हुए, केरल में भी हुए, उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं जी, उनको मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा प्रपोजल रखा कि ऑनलाइन, ऑनलाइन क्या है, स्वेरिंग इन सेरेमनी हो, मतलब कि शपथ जो लेते हैं, ग्रहण, देखो जी मेंबर बनता है, एमएलए बनते हैं जी, जब एमएलए बनने के बाद सीएम अपॉइंट होंगे, तो सीएम की पद संभालने से पहले शपथ लेनी पड़ती है, ओथ लेनी पड़ती है जी, ओथ, शपथ। तो ओथ लेने से पहले, मतलब ओथ लेने के बाद ही तब वो ऑफिस में एंटर करते हैं। तो ये कहा है कि 164 क्लाउज 3 के अंदर ओथ लेंगे जी, तो वो ऑनलाइन ली जाए। और ओथ दिलाते कौन है जी, शपथ गवर्नर दिलाते हैं जी, गवर्नर। अब देखो जी प्रॉब्लम ये है, क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है, देखो जी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन तो है नहीं, और इससे पहले भी कोई मिनिस्टर ने क्या क्या जी ऑनलाइन कोई ओथ नहीं ली, शपथ नहीं ली। लेकिन मिनिस्टर को जी, कोई भी मंत्री है, ऑफिस में घुसने से पहले उसे ओथ तो लेनी पड़ती है, ओथ ऑफ ऑफिस और ओथ ऑफ सीक्रेसी, ये दो शपथ लेनी पड़ती हैं जी। और दिलाते कौन है जी, खुद गवर्नर, जो स्टेट के गवर्नर होते हैं हो। ये थर्ड शेड्यूल में भी लिखा हो जी, थर्ड शेड्यूल जो हमारा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कितने शेड्यूल है जी, अनुसूची बोलते हैं हिंदी में, 12 शेड्यूल है, उनमें से जो थर्ड मतलब तीसरा शेड्यूल है, उसमें के अनुसार ओथ लेनी पड़ती है जी मिनिस्टर को, जब अपने ऑफिस में घुसने से पहले। देखो जी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा कोई प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार हुआ था जी 1949 में, और लागू हो गया था 1950 में, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, और बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। तो देखो जी तब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब इंटरनेट की तो कोई फैसिलिटी थी नहीं ना, तब तो इंटरनेट आया ही नहीं, इंटरनेट तो बाद में आया 1980s और 1990s के बाद, समझ रहे हो, 1980s और 1990s के बाद आया, तब तो इंटरनेट था ही नहीं, तब तो ऐसा कोई दिमाग में आया ही नहीं होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान करता, उनके दिमाग में कुछ आया नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऑनलाइन सिस्टम भी कुछ ऐसा डालना चाहिए कि ऑनलाइन ओथ ली जा सके। तो ऐसा कोई रुकावट तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो नहीं है कि कुछ रोका जाए, तो क्या लिया जा सकता है, बिल्कुल उसका डिसीजन लेंगे जी खुद गवर्नर। अब देखो जी नीड क्या है ऐसे सिस्टम की, ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए ओथ का, नीड इसलिए जी, देखो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी ये कहा है, कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन मोड जितना भी हो सके ऑनलाइन मोड अपनाना चाहिए, कोई भी मतलब सर्विस देने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे जो उन्होंने ऐसा कुछ अनुमान नहीं लगाया था कि ऐसा भी कोई सिस्टम आएगा ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह फ्यूचर में, समझ गए। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। बस आर्टिकल 164 क्लाउज 3 ये याद रखना आपको, किससे रिलेटेड है, ओथ से, मिनिस्टर की ओथ से,
स्टेट में मिनिस्टर की ओथ से रिलेटेड है, यानी कि शपथ से। नेक्स्ट है जी पीएम केयर, इसके बारे में कई बार पढ़ चुके हैं जी। एक फंड है ये, मतलब पैसा जमा होता है, मनी जमा होती है इसमें। 2020 में क्रिएट किया गया। अभी न्यूज़ में इसलिए आया, एक पिटीशन डाली जी, याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है, एप्लीकेशन। उसने कहा कि पीएम केयर्स फंड को यूटिलाइज करना चाहिए, यूज करना चाहिए। किस लिए? क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट लगाने के चाहिए, और कम से कम 738 जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, अस्पताल में जी 738 अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने चाहिए, ताकि जो पेशेंट हैं, रोगी हैं, उनको जी ऑक्सीजन मिल सके। तो इस फंड में जो मनी है वो यूज करनी चाहिए ऐसे प्लांट लगाने के लिए। तो इसलिए ये न्यूज़ में आया जी पीएम केयर्स फंड, कि पीएम केयर्स फंड से पैसा निकाल के और ऑक्सीजन और मेडिकल केयर के सिस्टम सरकारी जो पब्लिक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल में इंस्टॉल करने चाहिए, ताकि जो कॉमन पीपल हैं वो अफोर्ड कर सकें। क्योंकि आपको बता जी, साधारण जो लोग हैं, गरीब लोग, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा ही नहीं पाते, सरकारी हॉस्पिटल में ही उन्हें फैसिलिटी उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए ये रखा है जी प्रपोजल। नीड क्या है? नीड यही है जी, कोविड-19 की वजह से आपको भी पता जी, जो मतलब कॉमन पीपल है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जा नहीं सकते, उन्हें मेडिकल जो ऑक्सीजन में बेसिक लाइफ सेविंग सपोर्ट फैसिलिटी हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी उपलब्ध हों, इसलिए ज़रूरी है इसको यूज़ करना। अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पीएम केयर फंड होता क्या है। देखो जी, इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री, पीएम से प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन। आपको शॉर्टकट में याद करना था पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड को बनाया गया था जी कब? 2020 में। किस लिए इसको जी? कोविड-19 जब पेंडेमिक आई थी, इसकी एमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए ये बनाया गया था। और इसमें कोई भी डोनेट कर सकता है जी। आप भी चाहो तो दान दे सकते हो जी, इस फंड में जाके कितना भी दान दे सकते हो, ऑनलाइन मोड पे भी दे सकते हो जी। और ये पीएम केयर फंड 27 मार्च 2020 को बनाया गया था एज ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जी। और ये याद रखना, ये गवर्नमेंट ने कहा था ये जो आपकी आरटीआई है, आरटीआई के दायरे से बाहर है। मतलब आप आरटीआई लगा के, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आपका है जी अधिकार, आरटीआई लगा के इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया कि ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता। समझ रहे हो? इट इज़ नॉट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द आरटीआई। तो ये जो है जी, अगर आप डोनेशन करोगे इसमें, कोई भी फॉरेन कंट्री भी मान लो कोई डोनेट करना चाहे तो डोनेट कर सकती हैं, दान कर सकती हैं। डोनेट का मतलब है जी दान कर सकती हैं, इसमें आप भी कर सकते हो। और जितना भी आप दान करोगे जी, आपकी जो इनकम है वो 100% टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। आपकी जो इनकम है, जो दान करोगे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जी। नेक्स्ट पीएम केयर फंड डिफरेंट है जी किससे? एक और फंड बना हुआ है पहले जी, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इससे बिल्कुल अलग है पीएम केयर फंड। नेक्स्ट क्या है? इसे एडमिनिस्टर कौन करता है जी? मतलब इसका चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं जी इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जिस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो ऑटोमेटिकली पीएम केयर फंड का भी चेयरमैन बन जाएगा। समझो, अध्यक्ष। तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। और इसके कुछ ट्रस्टी मेंबर होते हैं जी। ट्रस्टी कौन कौन से होते हैं? होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये इसके ट्रस्टी होते हैं जी। और डिफेंस मिनिस्टर, तीन इसके ट्रस्टी होते हैं। एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी मतलब जो इसके जिस टाइम पे जो डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ऑटोमेटिकली ट्रस्टी बन जाएगा इस फंड का। तो यही था जी। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, वाई हैज़ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बीन लूजिंग जॉब सिंस 2016। एक रिपोर्ट आई है जी, उस रिपोर्ट में ये कहा है 2016 से इंडिया में जी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें जो जॉब है वो घटती जा रही है। मतलब नौकरी घटती जा रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसे बोलते हैं जी जो कुछ प्रोड्यूस करता है, बनाता है। जैसे पेन की फैक्ट्री है जी, मैन्युफैक्चर कर रहा है। मैन्युफैक्चर मतलब बनाना, क्रिएट करना, पेन बना रहा है। मान लो जी कोई मोबाइल की कंपनी, ये भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, मोबाइल बना रही है। कोई कार की कंपनी होगी, मैन्युफैक्चर कर रही है जी। कुछ भी प्रोडक्ट बनाए जी, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है। तो इसमें जॉब घटती जा रही है, ऐसा बोला है। दो वर्ड है जी शब्द, एक है लाइव्स और एक लाइवलीहुड। अब ये दोनों जी क्या है? टुगेदर मेंशन होते हैं। और इन दोनों का मतलब क्या है? कोविड-19 की पेंडेमिक की वजह से दोनों ही खतरे में आए। लाइव्स का मतलब जीवन, आपका जीवन भी खतरे में आ गया कोविड-19 की वजह से। और आपकी लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब है जी आजीविका। मतलब आजीविका किससे पूरी होगी जी? आपकी बेसिक नीड होंगी जी, कुछ ज़रूरतें हैं जी आपकी बेसिक नीड, जैसे खाना पीना चाहिए आपको, समझे, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ये कब अच्छी होंगी? जब आपके पास मनी होगी जी। मनी, मनी कब आएगी आपके पास? पैसा, पैसा जब आएगा जब आपकी इनकम होगी। इनकम कब होगी जी? जब आपके पास कोई काम होगा, जॉब होगी। और जॉब कब होगी जी? जब फैक्ट्री चलेंगी हमारी कंट्रीज़ में, तब होगी जी जॉब। समझ रहे हो? तो ये क्या है जी, दोनों ही खतरे में आएगी। कोविड-19 की वजह से जॉब भी चलेगी, जिसकी वजह से लाइवलीहुड खतरे में है। और कोविड-19 ने जी जीवन के लिए भी खतरा बना रखा है। तो इस रिपोर्ट में यही हाईलाइट किया है जी। करंट सिनेरियो क्या है? करंट सिनेरियो ये है जी, दोनों ये क्या है, जो सेकंड वेव है कोविड-19 की, इससे इफेक्ट पड़ा है। एक अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी है जी, उसने ये स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2021
अभी ये जारी की है जी। इसमें सेकेंड वेव, जो कोविड-19 की सेकेंड वेव चल रही है, इसके बारे में रिपोर्ट में हाईलाइट किया है। इस पैंडेमिक ने जो पीपल हैं जी उनको जॉब से निकाल दिया है, जो कैजुअल वर्क में आ गए हैं। अब कैजुअल वर्क का मतलब है जी जिसमें कोई आपको फैसिलिटी वगैरह नहीं मिलती, ना लीव मिलती, छुट्टी मिलती, हॉलीडे, ना आपको कोई पीएफ वगैरह कटता है, जो प्रोविडेंट फंड कटता है, आपकी जो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब होती है जी, जो परमानेंट जॉब वगैरह होती है जी। तो इससे क्या है, जो इनकम लेवल है लोगों का वो घटता जा रहा है और पॉवर्टी इंक्रीज हो गई जी, सडन इंक्रीज इन पॉवर्टी, गरीबी बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इनमें सबसे ज़्यादा जॉब लॉस हुई है जी, लोगों की, बहुत लोगों की जॉब नौकरियां चली गई हैं इन सारे स्टेट्स में। इससे ये जो रिपोर्ट लाई गई है जी, 2 और सेंटर हैं जिन्होंने साथ दिया है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी और सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस, इन्होंने भी साथ दिया जी ये रिपोर्ट तैयार करने में। इंडिया की जो इकोनॉमी है जी वो कुछ साल में बिल्कुल वोर्स हो गई जी, बहुत ख़राब होती जा रही है। कोविड-19 से पहले भी 2016 से ही इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ख़राब होना शुरू हो गई थी, ऐसा रिपोर्ट में बोला है कि लोगों की जो जॉब है, जॉब हाथों से जा रही थी और जॉब लॉस हो रही थी कोविड-19 से पहले ही, और कोविड-19 आने के बाद बहुत ख़राब हो गई, इसमें यही बताया गया। इसमें जी ये कहा गया रिपोर्ट में कि 51 मिलियन जॉब थी पहले, जो अब सिर्फ 27 मिलियन जॉब रह गई हैं। मतलब आप देख लो कितने लोगों की जॉब जा चुकी हैं 4 साल में, 2016 से। जो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड हैं जी एग्रीकल्चर में, वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जॉब लोगों की जा रही हैं, लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। अब आपको पता है जॉब है नहीं तो खेती करेंगे, तो एग्रीकल्चर की जिम्मे जो लोग एम्प्लॉय होते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं जी। और इससे क्या है जी, इक्वली जो एम्प्लॉयमेंट होती है जी नॉन फाइनेंशियल सर्विस में, वो भी घटती जा रही हैं। नॉन फाइनेंशियल सर्विस में जॉब घटती जा रही हैं। और देखो जब एग्रीकल्चर में जॉब बढ़ेंगी ना, मतलब लोग एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जो एग्रीकल्चर में होगी, इससे क्या है, एग्रीकल्चर में देखो जी ज़्यादा हिडन जो एम्प्लॉयमेंट होती है, जिसको बोलते हैं जी डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होंगी। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जी खेत में मान लो जी काम करने की तो ज़रूरत है सिर्फ 2 आदमी की, और लेकिन घर में आपके 5-6 सदस्य हैं, वो सारे इसमें काम कर रहे हैं, तो 2 आदमी की ज़रूरत थी, बाकी के जो 6 आदमी मान लो काम कर रहे हैं, टोटल 4 आदमी कर रहे हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है पर फिर भी कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट। मतलब इनकी ज़रूरत नहीं है, बिना ज़रूरत के काम कर रहे हैं, तो इसे हिडन हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं जी, अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन यानी कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, ये छुपे हुए बेरोजगार होते हैं जी। मतलब इनके पास जॉब नहीं है, बस हाथ बटा रहे हैं काम में, कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं। तो ये जी वाई इज जॉब लॉस इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वरीसम। देखो जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जॉब कम हो रही है, ये क्यों हमारे लिए परेशानी की बात क्यों है। देखो जी जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो इंडिया में पॉलिसी बनाते हैं, उनका वही यू है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब हो, क्योंकि ये क्या है, इसमें सरप्लस लेबर है जो इसको एब्जॉर्व किया जा सकता है। समझ रहे हो, या तो एग्रीकल्चर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट की जा सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जी ये लेबर इंटेंसिव कुछ सेक्टर होते हैं। लेबर इंटेंसिव का मतलब है जी कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दी जा सकती है। लेकिन क्या है कि ये बहुत जो पुअरली एजुकेटेड पीपल होते हैं, मतलब जो मान लो जी जिनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई दक्षता नहीं है, और ना ही एजुकेटेड है, ना कोई पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब दी जा सकती है। जैसे जी बोझा उठाना है कुछ, तो उसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की तो ज़रूरत है नहीं, मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई प्रोडक्ट लेके जाना है, तो ये भी एक जॉब हो गई। तो इनके लिए कोई एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, स्किल्स ज़रूरी नहीं है, तो ऐसी जॉब जी इनमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रिएट की जा सकती हैं। लेकिन कुछ समय से जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जी क्या है, जॉब वो फॉल हो रही है जी, बहुत कम होती जा रही हैं। ये किस वजह से हो रही हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। देखो जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हो रही हैं, एक तो ज़रूरत क्या है जी इनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब क्रिएट करने की। अगर जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब सेक्टर में जॉब क्रिएट भी की जाएंगी तो क्या तरीका हो सकता है, ये भी आपको बताना है। दूसरा क्या क्या मतलब रीज़न है जी जिसकी वजह से जॉब कम हो रही है, पहले हम देखेंगे रीज़न। रीज़न क्या जी, देखो जी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो बहुत ज़्यादा चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपको तैयार करना है, उसके लिए बिल्डिंग भी बनाओगे, मशीन भी लेके आओगे जो प्रोडक्ट बनाती है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट जी क्या है, कम होता जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, करप्शन और वीकली सप्लाई इंडियन गवर्नमेंट की वजह से जी, ये एक समस्या है। नेक्स्ट क्या है जी, देखो जी इंडियंस क्या हैं, हिस्टोरिकली देखें ऑलवेज वो कंज्यूम करते हैं रिलेटिवली लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होती हैं जैसे मोबाइल वगैरह हो गया या आपका कुछ और इंस्ट्रूमेंट हो गया, उनको कम यूज करते हैं।
ज़्यादा यूज क्या करता है जी, इंडियन यूज करता है जी फूड और सर्विस पे। मतलब बहुत ज़्यादा लोग गरीब है जी, गरीब लोगों को क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए या खाना चाहिए, खाना चाहिए ना, तो इस पर ज़्यादा इन्वेस्ट होगा उसका। तो इसकी वजह से जी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मान लो मोबाइल नहीं खरीदोगे आप, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का में प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। जब मोबाइल खरीदोगे नहीं तो दोबारा फिर जो कंपनी है जी मोबाइल बनाएगी क्यों, अगर ज़्यादा खरीदोगे तो ज़्यादा बनाएगी तभी प्रोडक्शन होगा। तो अगर नहीं खरीदोगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है जी, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन इंडियंस हिस्टोरिकली ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम क्या करते हैं, फूड और सर्विस। और इस कोविड-19 की वजह से भी लोगों की जो बेसिक नीड है उस पर ज़्यादा ध्यान चला गया जी। अब देखो जी सबको जॉब वैसे नहीं है, जॉब नहीं है तो वो अब मोबाइल वगैरह खरीदने पे तो ध्यान देंगे नहीं, या कोई और चीज़ खरीदने पे जी। कोई भी आपको मान लो जी घरों में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट हो गए कुछ भी, उन्हें तो आप खरीदोगे नहीं। मान लो एसी हो गया जी, जो गरीब लोग हो गए जी वो तो क्या खरीदेंगे, जो मेडिवल फैमिली के हो गए जी, या मिडिल फैमिली के, या किसी के भी पुअर फैमिली के, वो ज़्यादातर फूड वगैरह पे स्पेंड करेंगे जी अपना, समझ गए। तो इससे क्या है जी, अगर जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती हैं अगर इनको अच्छे से ट्रीट किया जाए, जैसे क्या है जी, देखो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसे होते हैं, जैसे लेदर फैक्ट्री हो गई जी, लेदर फैक्ट्री हो गई जो जूते वगैरह बनाती है या कोट वगैरह बनाती है लेदर के, या फिर आपकी जी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, टेक्सटाइल जो कपड़े वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, इन्हें बोलते हैं जी लेबर इंटेंसिव सेक्टर। इनमें क्या है जी, बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इंप्लॉयमेंट चाहिए जी, इसमें बहुत ज़्यादा लोग कर्मचारी चाहिए, वर्कर्स। तो देखो जी इनको क्या है जी, आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ट्रीट किया है, तो इससे क्या है, ग्रोथ कम हो गई है। इन पे क्या है जी, आप ज़्यादा खर्चा कर नहीं रहे हो इन सेक्टर पे, तो इनकी वजह से जी अगर इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी इन सेक्टर में, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, तो उनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, मनी लगाओगे, पैसा नहीं लगाओगे, तो ग्रोथ कहाँ से होगी। एक ये भी रीज़न है जी। नेक्स्ट क्या है जी, जो इंडिया का जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनको आपने ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट नहीं किया हुआ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, ऐसी प्रवृत्ति नहीं है जी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट क्या चाहती है जी, सेल्फ रिलायंस पे इसका फोकस है। सेल्फ रिलायंस का मतलब है जी आत्मनिर्भर, मतलब कि हम क्या है अपनी इंडस्ट्री से, अपनी जो कंपनी मतलब अपने देश में मैन्युफैक्चर कर रही है, अपने देश में मैन्युफैक्चर हुआ प्रोडक्ट खरीदें ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आप सेल्फ रिलायंस पे ज़्यादा जोर दे रहे हो और एक्सपोर्ट पे कम ध्यान है। एक ये भी रीज़न है जी। और क्या है, देखो जी एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चलाया था 2014 में, किसने, इंडिया ने जी। क्या इसलिए, ताकि हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो सके। और आपको पता है जी लास्ट ईयर एक प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च की थी, ये कई बार न्यूज़ में रही है, हमने कई बार पढ़ी हुई है। तो इसके साथ इशू क्या है, इसके साथ इशू क्या है जी, प्रॉब्लम क्या है इन दोनों में, ये भी क्या है, दे आर अगेन एम्ड एट मोर एट कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग। ये भी क्या है जी, जो टारगेट करती हैं, ये दोनों स्कीम जो चलाई हैं गवर्नमेंट ने, ये भी टारगेट करती हैं इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर को टारगेट नहीं करती, ये भी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो ज़्यादा से ज़्यादा करे और लोग अपने देश में बना हुआ प्रोडक्ट खरीदें। ये लेकिन लेबर इंटेंसिव पर नहीं करती कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो, इस पर इसका फोकस नहीं है जी। एक ये समस्या है इन दोनों के साथ, मतलब ये सेल्फ रिलायंस पे जो प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच होती है, प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच का मतलब है जी हम बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट ना करें, हम अपनी कंट्री में ही पैदा हुआ माल, क्रिएट हुआ माल, मैन्युफैक्चर हुआ माल ही खरीदें और इंपोर्ट ना करें बाहर से, ये होती है प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच। और सेल्फ रिलायंस ये जी आत्मनिर्भर, दोनों एक तरह की बात है कि हम अपनी आत्मनिर्भर रहें, अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ माल ही खरीदें। अब नेक्स्ट क्या है जी, सिंपली पुट में क्या है, देखो जी अगर ज़्यादा क्रिएट जॉब करनी है, समझ गए, अगर ज़्यादा जॉब क्रिएट करनी है, वैसे इंडिया क्या है जी डबल वेमी फेस कर रहा है। वेमी का मतलब है जी ऑब्स्टेकल हर्डल, यानी कि बाधा रुकावट फेस कर रहा है। कैसे, एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब क्रिएट नहीं हो रही, दूसरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी रुक गया है, और ये दोनों में ही जॉब ज़्यादा क्रिएट होते हैं जी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी और कंस्ट्रक्शन में भी। कंस्ट्रक्शन मतलब जी बिल्डिंग वगैरह बनाना, रोड वगैरह बनाना, रेलवे वगैरह बनाना, घर बनाना, ये सारे कंस्ट्रक्शन में आते हैं। तो इन दोनों में ही जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होती हैं और दोनों ही क्या है जी रुके हुए हैं, दोनों कोविड-19 की वजह से ही जी। तो इनकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है, समझ रहे हो। अब नीड ऑफ द आवर क्या है जी, मतलब ज़रूरत क्या है जी कुछ करने की, ज़रूरत ये है जी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान दिया जाए। और जॉब क्रिएट करनी है तो जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो इंटेंसिव सेक्टर हैं, इंटेंसिव लेबर सेक्टर हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब लेबर इंटेंसिव फर्म में
जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो जा सकें, जैसे लेदर इंडस्ट्रीज है जी, या टेक्सटाइल है जी, कपड़ा उद्योग, कपड़ा की बनाने वाली इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जी। और जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर है, जैसे MSME है जी, कोई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इनमें ज़्यादा जॉब क्रिएट होती हैं जी। छोटे छोटे उद्योग होते हैं जी, लघु उद्योग, इनमें ज़्यादा जॉब क्रिएट होती हैं। तो इन उद्योग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जी। इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, कुछ रेगुलेशन क्रिएट करो जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो सके, न्यू जॉब क्रिएट हो सके। तो यही था जी। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना चाइना जुरोंग रोवर। रोवर का मतलब है जी एक चलने वाला इंस्ट्रूमेंट जिसके पहिए वगैरह लगे हो, ऐसा रोबोट भी बोल सकते हो जी, चलने वाला रोबोट जिसके व्हील लगे हों, पहिए लगे हों। यह भी चाइना का क्या है जी, ये लैंड किया है एक स्पेस क्राफ्ट। चाइना ने एक स्पेस क्राफ्ट भेजा था मार्स पे, मंगल ग्रह पे जी। तो इसने लैंड किया और उससे एक त्यानवान नाम का एक स्पेस क्राफ्ट था, जो त्यानवान नाम का मार्स पे भेजा था। उसमें 3 सिस्टम थे, एक तो ऑर्बिटर, और एक था जी रोवर, और एक था जी लैंडर। लैंड किया जी, पहले लैंड से रोवर निकल गया, और ये रोवर का नाम है जुरोंग। अब ये देखो जी, इसने, ये रोवर है, ये चल रहा है जी मार्स पे, इसके देखो ये पहिए लगे हुए हैं। ये मार्स ग्रह है जी, जो दिखाई दे रहा प्लानट, इसको रेड प्लानट भी बोलते हैं जी, लाल ग्रह मार्स को। तो रेड प्लानट है जी, इस पे ये लैंड करके जी, एक लैंडर था, लैंडर करके इससे रोवर निकल गया। अब ये क्या करेगा जी, मार्सन सरफेस है उसको एक्सप्लोर करेगा, खोजेगा जी इस पे कुछ। तो ये जो मार्स पे एक प्लेन है जी, प्लेन का मतलब है समतल जगह है, उसका नाम है यूटोपिया प्लानिसिया। यूटोपिया प्लानिसिया ये नदर्न हेमिस्फेयर में मार्स के, जैसे हमारा अर्थ है जी, अर्थ का 0 डिग्री लेटीट्यूड है, इक्वेटर भूमध्य रेखा। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, ये सदर्न। ऐसे ही मार्स में क्या है जी, मार्स के नदर्न हेमिस्फेयर में ये जगह है, प्लेन है यूटोपिया प्लानिसिया नाम का, वहाँ पे इसने लैंड किया जी, वहाँ पे चल रहा है ये। चाइना जी पूरे वर्ल्ड में सेकंड कंट्री बन गई है जी रोवर भेजने की, जो रेड प्लानट पे, लाल ग्रह पे, यानी कि मार्स पे जो जिसने रोवर भेजा है। इससे पहले एक ही कंट्री थी, यूएसए ने भेजा जी, यूएसए की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी नासा ने भेजा है। और ये सेकंड बन गया जी, चाइना भेजने वाला ऐसा रोवर मार्स पे, मंगल ग्रह पे। ये जुरोंग रोवर है जी, क्या करेगा, जो मार्शियन एटमॉस्फेयर है, मतलब मार्स का जी जो वातावरण है उसकी स्टडी करेगा, जियोलॉजी की स्टडी करेगा जी, अध्ययन करेगा। त्यानवान 1, ये टी नहीं है जी, टी काट लो, मिसप्रिंट हो गया। त्यानवान 1 एक स्पेस क्राफ्ट है जी, चाइना में मिशन भेजा था जुलाई 2020 में। उसके 3 इंस्ट्रूमेंट थे जी, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर, एक था जी आपका रोवर, ये जुरोंग रोवर। समझे, गोल्फ कार्ड साइज इसका साइज है जी, गोल्फ कार्ड साइज रोवर जुरोंग नाम का। ये देखो जी, ये था आपका रॉकेट, जिस रॉकेट से भेजा था। ये रॉकेट लेके गया त्यानवान को, ये है त्यानवान मार्स पे, ये त्यानवान को लेके गया। अब ये रॉकेट इसे छोड़ने के बाद वापस अर्थ सरफेस में जैसे आया जी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में और स्पेस में, ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है जी, ये जल जाता है जी, डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ इसके जो पार्टिकल हैं वो स्पेस में घूमते रहते हैं और कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये वापस आ नहीं पाता है। अब फिर वापस आता है जी अर्थ एटमॉस्फेयर में, ये समुद्र वगैरह में, ओशन में गिर जाता है। क्योंकि इनको लॉन्च कहाँ से करते हैं जी, कोस्टल एरियाज़ के पास। जैसे इंडिया से लॉन्च करना है जी, इंडिया के जो स्पेस स्टेशन है वो कोस्टल एरियाज़ के पास है, यहाँ पे ओशन है, इधर ही लॉन्च करते हैं। अगर वो मान लो गिरना होगा तो वो ओशन में गिरेगा, या फिर वो अर्थ एटमॉस्फेयर में जी, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल हैं, और इनसे जी क्या है जी, स्पार्क जनरेट होके ये डिस्ट्रॉय हो जाता है जी, जल जाता है, समझ रहे। तो ये रॉकेट लेके गया चाइना का जी, ये क्या है, ये त्यानवेन, इसका स्पेस क्राफ्ट है। त्यानवेन में जी एक ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर इससे अलग हो गया जी, ये ऑर्बिटर मान लो जी अलग हो गया। ये ऑर्बिटर मार्स के, ये अर्थ है जी, अर्थ से आ गया मार्स पे, मार्स के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ऑर्बिट का क्या मतलब है जी, चक्कर लगाना। जैसे ये मार्स ग्रह है, मंगल ग्रह, इसके चारों ओर घूम रहा है एक ऑर्बिटर, ऑर्बिटर निकल गया। ऑर्बिटर से अलग हो गया जी लैंडर, अब ये लैंडर अलग हो गया। लैंडर जाके गिरा जी, हाँ ये लैंडर है जी, लैंडर अर्थ पे जाकर लैंड कर गया। देखो जी, लैंड वर्ड यूज करते हैं उतरना, जैसे जहाज है जी, जहाज लैंड कर गया यानी कि उतर गया। टेक ऑफ यूज करते हैं, मतलब जहाज ने उड़ान भर ली, टेक ऑफ। तो ये लैंड से ही आया जी, लैंडर मतलब उतरने वाला, ये लैंड कर गया जी मार्स पे। और इससे ही निकल गया जी रोवर, जो हमने ऊपर देखा था। ये देखो इस पर रखा है ना ऊपर, ये देखो ध्यान से देखो, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ये आप देखो जी ध्यान से, ये वाला ऊपर रखा है ना, इसके ऊपर से, और ये उतरने के लिए इसके सीढ़ी लगी है, इससे उतरेगा जी। कुछ ऐसा होगा जी, ये देखो इस फिगर को देखो जी आप, ये देखो, 1 मिनट में ऊपर कर देता हूँ इन्हें थोड़ा। ओहो, 1 सेकंड जी, 1 सेकंड। ये देखो जी आप, इस साइड देखो, ये देखो, ये लैंड किया और इससे ये देखो रोवर उतर गया।
उतर गया ना रोवर। ये देखो ऑर्बिटर था, ये ऑर्बिटर से लैंडर निकला, लैंड करके, और ये देखो ये और रोवर निकल गया इससे। ये देखो ऑर्बिटर, ये लैंडर अलग होकर लैंड कर गया, ये ऑर्बिटर निकल गया इससे, ऐसे निकल गया, समझ रहे हो, ऐसे कुछ सिस्टम हुआ था जी। ये स्पेस क्राफ्ट कहाँ पे, मार्स पे पहुंचा था जी फरवरी में, इस साल ही फरवरी में, जुलाई 2020 में भेजा था चाइना ने। इससे पहले जी यूंगो 1 मिशन भी भेजा था चाइना ने मार्स पे, मंगल ग्रह पे, लेकिन वो फेल हो गया था। और रशिया ने भी भेजा था जी एक मिशन, वो भी फेल हो गया था। तो ये चाइना का सेकंड मिशन था, लेकिन सक्सेसफुल फर्स्ट मिशन था चाइना का जो भेजा था ये तियानवान। इसमें जुरोंग जो गया था जी रोवर चाइना का, ये बिना समस्या के अगर डिप्लॉय किया, कोई समस्या नहीं होगी, तो चाइना पूरे वर्ल्ड में जी फर्स्ट कंट्री बन जाएगा जिसने ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर बिना किसी समस्या के मार्स पे भेजे हैं। इसके पहले जी और भी कंट्री हैं क्या चाइना के अलावा भेजे हैं? हाँ जी, हमने जैसा किया यूनाइटेड स्टेट्स ने, हमने पढ़ा पहले, यूनाइटेड स्टेट ने भेजा थी, एक ही कंट्री जिसने रेड प्लैनेट पे अपने जो ऐसे स्टडी वगैरह की है सरफेस पे। 1976 में जी यूएसए की एक एजेंसी है नासा, उसने भेजे वीकिंग 1 नाम का एक रोवर भेजा जी मार्स पे, इसने मार्स पे टच किया। उसके बाद जी वीकिंग 2 नाम का भेजा रेड प्लैनेट पे। उसके बाद जी यूएसए ने 2 रोवर और भेजे जी, अपॉर्चुनिटी और स्पिरिट नाम के 2 रोवर भेजे मार्स पे। उसके बाद जी फरवरी में जी एक परसिविरेंस रोवर नाम का भेजा इस साल ही 2021 में, परसिविरेंस नाम का रोवर भेजा नासा ने। ये कहाँ पे उतरा, रेड प्लैनेट पे एक जिजेरो क्रेटर नाम की एक जगह है। क्रेटर होते हैं जी, क्रेटर झील टाइप की, लेक टाइप की बन जाती है जी ऐसी झील। कैसे बनती है जी, वॉल्केनो होते हैं ना, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी अर्थ से जो मान लो आग निकल रही है जी, लावा निकल रहा है, लावा निकल के आया, ये अर्थ सरफेस है, लावा निकल के आया, ये इधर उधर फैल गया और यहाँ पे झील बना देता है जी, थोड़ा क्रेटर टाइप का, उसे बोलते हैं झील टाइप या लेक टाइप क्रेटर। क्रेटर क्रेटर एक झील है जी, लेक, जो किससे बनती है, वॉल्केनो से। तो वॉल्केनो जो रेड प्लैनेट है जी हमारा मंगल ग्रह, उस पर बनी है जी, जिसका नाम रखा गया है जिजेरो क्रेटर। वहाँ पे उतरा था नासा का परसिवेंस रोवर। और आपको ये भी याद रखना है, जिजेरो क्रेटर मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी पूछ सकता है। चलते हैं जी नेक्स्ट पर। एक चीज़ याद रखनी है जी आपको इसमें, मतलब मकसद क्या है जो रोवर वगैरह भेजते हैं, क्या क्या एक्सप्लोर क्या करना चाहते हैं साइंटिस्ट। देखो जी इसका एक ही मकसद होता है, मेन मकसद जो याद रखना है कि यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब जो ब्रह्मांड है कैसे बना, ये इसका सवाल का जवाब ढूंढते रहते हैं बस साइंटिस्ट। कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ, अर्थ पे लाइफ का ऐसे ओरिजिन कैसे हुआ, मार्स पे क्या क्या है, वहाँ पे जीवन संभव है या नहीं है, तो ये चीज़ देखते हैं जी। मार्स की स्टडी करके कुछ अर्थ पे भी जीवन कैसे बना होगा, ऐसे स्टडी करना, ये सब इसका मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। चलते हैं जी नेक्स्ट में। नेक्स्ट है अपना एयर इंडिया बिगिंस जियोलाइट कार्गो फ्लाइट। जियोलाइट अभी क्या है जी, इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया, इंपोर्ट किया और पहली फ़्लाइट आने वाली है। एयर इंडिया जी जहाज़ का नाम है जो लेके आएगा इसको, फ्लाइट है जियोलाइट को, ये पहला इंपोर्ट किया जा रहा है जी जियोलाइट। ये क्या है जी, इससे ऑक्सीजन प्लांट में यूज होगा। प्लांट का मतलब है जी कंपनी, फैक्ट्री वगैरह जो यूनिट है उनमें ऑक्सीजन बनाने के लिए यूज होगा ये जियोलाइट। ये डीआरडीओ को दिया गया है जी इसका काम झाम, देखा रेखी कौन करेगी, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1958 में बनाई थी गवर्नमेंट ने। ये इक्विपमेंट वगैरह बनाती है इंडिया के लिए जी, इंडिया की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जी, जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह बनाना, मिसाइल बनाना डीआरडीओ बनाती है, तो इसी को काम दिया गया है। जियोलाइट वगैरह का देखभाल ये करेगी, ये मंगाएगी, सारा कंसाइनमेंट इसके पास है जी। ये जो प्राइम मिनिस्टर का जी सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन, ये पीएम केयर फंड है, इसी से मनी यूज की जाएगी, डीआरडीओ इसी से मनी यूज करके, और ये ऑक्सीजन प्लांट में जी जियोलाइट का यूज़ करेगा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। कैसे यूज होता है जी जियोलाइट का मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट में, देखो जी एक टेक्नोलॉजी है प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन टेक्नोलॉजी, इस प्रोसेस के जरिए और मॉलिक्यूलर सीव जियोलाइट इस टेक्नोलॉजी को यूज करके ऑक्सीजन को जनरेट किया जाएगा, मतलब पैदा किया जाएगा, ऑक्सीजन को बनाया जाएगा। ये जियोलाइट है जी एक एडजॉर्बेंट मटेरियल है, एब्जॉर्बेंट मटेरियल। ऐसा होता है जी कि उस जियोलाइट आप देख सकते हो, ये एक सॉलिड मेटल है जी, सॉलिड, ये देख सकते हो जी आप, ये है जियोलाइट सॉलिड। इसको पाउडर फॉर्म में इसको पीस लेते हैं जी, ये इसके क्रिस्टल टाइप हो गए, इसको पीस लेते हैं और इसको पाउडर फॉर्म में इसको यूज करते हैं जी ऑक्सीजन बनाने के लिए। ये क्या जी एक तरह सीव का काम करता है, छानने का, सीव का मतलब हो जाए छानना, फिल्टर करना। तो ये टेक्नोलॉजी देखते हैं जी कैसे यूज होती है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर होते हैं जी जो ऑक्सीजन बनाते हैं, वो जियोलाइट को यूज करते हैं। ये क्या करता है जी, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एडजॉर्ब कर लेता है, एडजॉर्ब का मतलब है जी सतह पे इकट्ठा करना, कलेक्ट कर लेता है एटमॉस्फेयर पे जो नाइट्रोजन है, उसके साथ वो भी तो आती है ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन को इकट्ठा कर लेगा। उसके बाद क्या है, ये वेंट आउट कर देगा नाइट्रोजन को, मतलब नाइट्रोजन को निकाल देगा, छोड़ देगा। बाद में क्या बच जाएगी, ऑक्सीजन बच जाएगी। अब उस ऑक्सीजन को पेशेंट यूज कर लेगा, मतलब पेशेंट के लिए जो रोगी है जी उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको यूज कर लेंगे। तो इस तरह से यूज करते हैं जी। हाई प्रेशर पे क्या होता है, सरफेस एरिया पे
जियोलाइट इंक्रीज हो जाता है, समझ रहे हो। और ये क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन जितना एब्जॉर्ब करेगा, इकट्ठा करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा होगी, ऑक्सीजन बच जाएगी। एक टेक्नोलॉजी प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन टेक्नोलॉजी यूज होती है। ये कैसे यूज करते हैं, इसमें जी मिक्सचर ऑफ गैस को इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारी गैसों को इकट्ठा कर लेते हैं और उससे प्रेशर के जरिए, प्रेशर कुछ प्रेशर होता है जी, प्रेशर के जरिए, दबाव के जरिए उस गैस में से जी ऑक्सीजन अलग कर देते हैं, ऑक्सीजन। तो इस तरह से यूज करते हैं जी। और ये प्रेशर जो टेक्नोलॉजी है, ये प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन टेक्नोलॉजी, ये नियर एम्बियंट टेम्परेचर पे ऑपरेट होती है जी। नियर एम्बियंट टेम्परेचर का मतलब है जी, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में जितना टेम्परेचर है, एयर का जितना टेम्परेचर है, जितना भी, उसी टेम्परेचर पे ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। इसमें जी एक स्पेसिफिक एडजॉर्बेंट मटेरियल यूज होते हैं, जैसे जियोलाइट भी यूज होता है इस टेक्नोलॉजी में, एक्टिवेटेड कार्बन, मॉलिकुलर सीव, ये यूज होते हैं। ये क्या करते हैं जी, ये टैप की तरह यूज करते हैं, जाल की तरह, बहुत सारी गैस को टारगेट करते हैं हाई प्रेशर पे। जो मतलब गैस, बहुत सारी गैस हैं इन्वायरमेंट में, उस गैस को ले लेते हैं जिसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है जी उसमें। तो ये बहुत सारी गैस हैं जी आपकी। तो इन गैसों को क्या है जी, इनमें से बस ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, समझे। अब देखते हैं जी जियोलाइट की और क्या प्रॉपर्टी है और क्या है ये। जियोलाइट को जी एक माइक्रोपोरस होता है जी। माइक्रोपोरस का मतलब है, पोरस का मतलब है जी, इससे कोई चीज़ निकाली जाए तो ये उससे बहुत कम निकलती है जी। मतलब इसमें जैसे पानी निकाला जाए तो पानी को बिल्कुल छान देता है, फिल्टर कर देता है, समझ गए। ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जी। पोरस, माइक्रोपोरस का मतलब ये है बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं इसमें। तो ये 3 डायमेंशनल है जी, एक क्रिस्टलाइज सॉलिड होता है। और एल्यूमिनियम सिलिकेट का 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइज सॉलिड है। इसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है जी, सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसमें जियोलाइट में स्मॉल ओपनिंग होती है जी, जो फिक्स साइज की होती हैं, जो क्या करती हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल को तो पास होने देती हैं। जैसे जी ये क्या है, ऑक्सीजन को तो निकलने देगा, बाकी सारी गैस को रोक लेता है। ऐसे ही काम करता है फिल्टर का, मॉलिकुलर सीव की तरह। इसे मॉलिकुलर सीव भी बोलते हैं। सीव का मतलब होता है जी फिल्टर करना, छानना। तो मॉलिकुलर सीव हो गया जी इसमें। तो जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं जी, बड़े मॉलिक्यूल, उनको रोक लेता है और छोटे मॉलिक्यूल को पास होने देता है। तो जियोलाइट क्या है जी, या तो नेचुरली ये प्रकृति में बनता है ऑटोमेटिकली, या जियोलाइट को जी सिंथेसाइज करके भी बनाया जा सकता है लैब में। इसकी प्रॉपर्टी क्या है जी, प्रॉपर्टी का मतलब है जी विशेषताएं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके जियोलाइट के। ये देखो जी, वेरी स्टेबल सॉलिड है जी ये, अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये क्या है, अगर टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो ही ये मेल्ट होगा जी। मेल्ट का मतलब पिघलना। जैसा आपको पता है जी, 0 डिग्री पे पानी से बर्फ़ जम जाती है, आइस। और अगर 0 डिग्री से जैसी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, 1 2 3 4 5, तो बर्फ़ पिघलने लगती है। तो ऐसे ही अगर 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होगा तब जाके ये पिघलेगा, वरना सॉलिड फॉर्म में ही रहता है जियोलाइट। ये वाटर में जी इनसॉल्युबल होता है, अघुलनशील, वाटर में घुलता नहीं है जी ये। और अदर इनऑर्गेनिक, जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जी, उनमें भी नहीं घुलता है, इनसॉल्युबल होता है। ये ऑक्सीडेशन भी नहीं करता जी एयर की प्रेजेंस में। जियोलाइट क्या है जी, एल्यूमिना में रिच हो तो ये क्या है जी, अट्रैक्टेड होता है टू द पोलर मॉलिक्यूल। मतलब अगर इसमें एल्यूमिना ज़्यादा होगा जियोलाइट में तो ये पोलर मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होगा, जैसे वाटर होता है जी। अगर इसमें जियोलाइट ज़्यादा होगा जी, जियोलाइट में मतलब सिलिका ज़्यादा होगा जियोलाइट में, तो ये क्या, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होते हैं जी उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं जी, देखो इतना वैसे डीपली जाने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री का ये मतलब केमिस्ट्री का सब्जेक्ट में आता है जी। पोलर मॉलिक्यूल बता देता हूँ। पोलर मॉलिक्यूल उसे बोलते हैं जी जिसके 2 पोल होते हैं, मान लो एक पे जी नेगेटिव चार्ज हो और एक पे, मतलब एक पे नेगेटिव चार्ज और एक पे पॉजिटिव चार्ज, 2 पोल पे अलग अलग एंड हो जी, दो अलग अलग एंड हो जिन पे अलग अलग चार्ज हो, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, तो वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जी, ऐसा बिहेव जो करते हैं। तो ये अगर इसमें एल्यूमिना ज़्यादा होगा जियोलाइट में तो वो पोलर मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर सिलिका ज़्यादा होगा जी तो उसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्योंकि जियोलाइट क्या है जी, एक नॉन रिएक्टिव एजेंट है, मतलब ये रिएक्शन नहीं करता जल्दी से, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। तो मिनरल की तरह अकर होता है जी, अकर का मतलब पैदा होता है। तो ये क्या है जी, कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं है इन्वायरमेंट में इसके, क्योंकि नॉन रिएक्टिव है, कोई रिएक्शन नहीं होती इसकी। तो ये क्या है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता पर्यावरण को। लेकिन हाँ, अगर ये स्किन के कांटेक्ट में आए, आपकी त्वचा के कांटेक्ट में आए, हाथ वाथ पे लग जाए, या आप इनहेल कर लो, सांस की तरह अंदर ले जाओ इसकी डस्ट वगैरह को, तो इसके जी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट हो सकते हैं। कार्सिनोजेनिक इफेक्ट का मतलब है जी आपको कैंसर भी हो सकता है जी आपकी बॉडी में। और कैंसर आपको पता है जी, अगर आपकी बॉडी पे मान लो जी कोई घाव हो जाए, बाहर बाहर घाव हो जाए, कोई इंजर हो जाए जी, कोई मान लो फुंसी वगैरह निकल जाए, पिंपल निकल जाए, वो तो बाहर पिंपल बोलते हैं। अगर ऐसी आपकी बॉडी के अंदर निकल जाए तो उसे बोलेंगे जी क्या, कैंसर। वही कैंसर होता है, बस इतना फ़र्क होता है। क्योंकि देखो बाहर आपकी बॉडी में अगर कुछ
फुंसी वगैरह निकल जाए उस पर तो दवाई लगा के ठीक कर लोगे, लेकिन बॉडी के अंदर कैसे दवाई लगाओगे? अगर बॉडी के अंदर हो गई तो वही कैंसर है, इसलिए इसे ठीक करना बहुत भारी होता है जी, मुश्किल होता है। आजकल तो बहुत सारी थेरेपी आ गई है इसकी भी। चलो ये हमारे काम नहीं है अभी, अब हम क्वेश्चन करेंगे जी इस पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या है जी? फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुछ दी गई है जी आपको, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, गलत स्टेटमेंट। पहली कह रही है वेज एंड मीन्स एडवांस इज ए फैसिलिटी फॉर द बोथ सेंट्रल स्टेट टू बोरो लॉन्ग टर्म फंड से मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द आरबीआई। जो वेज एंड मीन्स एडवांस एक सिस्टम है जी, फैसिलिटी है। इसमें क्या होता है, आरबीआई से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लोन ले सकती हैं। हाँ लोन ले सकती हैं, उधार ले सकती हैं, मतलब उधार ले सकती हैं जब भी उन पे मान लो जी उनका खर्चा ज़्यादा होगा, इनकम कम है। जब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उससे उधार ले सकती हैं, बोरो कर सकती हैं। और कितने टर्म के लिए? 1 साल से ज़्यादा के लिए। क्या ये सही है? नेक्स्ट है जी, आरबीआई की इक्वल पावर है टू रेगुलेट ऑल कोऑपरेटिव बैंक एट पर विद द कॉमर्शियल बैंक। आरबीआई की इक्वल पावर होती है जी कोऑपरेटिव बैंक को हैंडल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। कॉमर्शियल बैंक के पास जो पावर होती है जी, मतलब कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई की इक्वल समान पावर होती है कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट करने के लिए। आपको बताना जी कौन सा गलत है, गलत बताना। पहला गलत है, दूसरा गलत है, या दोनों गलत हैं? दोनों गलत नहीं है, दोनों सही हैं। तो दोनों सही हैं तो डी हो जाएगा, अगर दोनों गलत हैं तो सी हो जाएगा। तो सी आंसर है जी, दोनों गलत हैं। पहला देखो जी इसलिए गलत है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, लगभग 3 महीने से कम, लगभग 3 महीने से कम के लिए ये उधार दिया जाता है जी, आरबीआई देता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को दे सकता है जी। इसी को बोलते हैं मीन्स एंड वेज एंड मीन्स एडवांस। लेकिन इसमें लिखा है लॉन्ग टर्म, मोर देन 1 ईयर, इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें जी देखो आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक की, कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट करने की अर्बन एरियाज में पावर इक्वल होती है। अर्बन का मतलब है जी शहरी क्षेत्र, शहर में जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जी उनके लिए इक्वल पावर होती है। लेकिन जो रूरल एरियाज में कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जी, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, विलेज एरियाज में, जो गांव के क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण, रूरल का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनमें जी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं और आरबीआई, इनके पास इक्वल पावर होती है। उनमें कॉमर्शियल बैंक के पास इक्वल पावर नहीं होती है आरबीआई के इक्वल, समझे? तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बताना जी, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट अभी रिलीज की गई थी, हमने अपने करंट अफेयर सेशन में भी कंप्लीट किया था इसको। ये बताना कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, या आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सी आंसर है जी, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसको रिलीज करता है। नेक्स्ट है जी, आपको बताना है कि ये एक रिपोर्ट है जिसका नाम है कंट्रीब्यूटिंग टू वन वर्ल्ड वन हेल्थ, ए स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क फॉर रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज एट द एनिमल ह्यूमन इकोसिस्टम इंटरफेस। ये किसी का इनिशिएटिव है, एक प्रोग्राम है जी, प्रोग्राम, इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है, किसका है ये बताना जी। फाओ का है क्या? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है क्या? डब्ल्यूएचओ का। या यूनेप का है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये सभी का, ऑल ऑफ द अबव का ये प्रोग्राम है जी। हाँ बिल्कुल डी, ऑल ऑफ द अबव का है। इन 3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एक OIE है जी, ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, और एक है जी यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये इनिशिएटिव चलाया है जी, जो चलाया गया। नेक्स्ट है जी अपना 2 स्टेटमेंट दिए, करेक्ट बताना। पहला कह रहा है जितनी भी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर होती है जी वो गवर्नर के नाम पे होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, किसी भी कंडीशन में, नो सर्कमस्टेंसेज, गवर्नर क्या है जी, जो एडवाइस होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, स्टेट में सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बिना, उसके इंडिपेंडेंटली, उसके बिना काम नहीं कर सकता किसी भी सिचुएशन में गवर्नर। आपको बताना जी कौन सा करेक्ट है, पहला, दूसरा, या दोनों सही या दोनों गलत। देखो जी पहला बिल्कुल सही है, जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो वेस्ट होती है विद द गवर्नर, मतलब गवर्नर के नाम पे ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं स्टेट में। लेता सीएम है जी, सीएम की एडवाइस पे काम करते हैं गवर्नर। लेकिन इसमें कहा है नो सर्कमस्टेंसेज, मतलब किसी भी सिचुएशन में। ऐसा हो सकता है क्या? जब इमरजेंसी लग जाती है जी, नेशनल इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट की डायरेक्शन पे काम करते हैं जी गवर्नर वगैरह, तब सीएम की एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो गवर्नर इंडिपेंडेंटली काम करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। तो इसमें लिखा नो सर्कमस्टेंसेज, इसलिए गलत हो जाता है। तो इसलिए ए आंसर करेक्ट हो जाएगा जी हमारा। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट बताना, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं जी, जो हम स्पेस वगैरह में भेजते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट किस किस पर्पज़ के लिए, किस किस उद्देश्य के लिए यूज होते हैं जी? पर्पज़ मतलब उद्देश्य। आपको बताना जी कौन कौन सा पर्पज़ के लिए यूज हो सकते हैं। लैंड और फॉरेस्ट मॉनिटरिंग, मतलब हम भूमि और जंगल कितने, इनकी मॉनिटरिंग, देखभाल कर सकते हैं क्या सैटेलाइट से। वाटर वगैरह की मैपिंग, और कितने मिनरल, खनिज पदार्थ कितने पाए जाते हैं उनको देखभाल कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि कितने कहाँ पे हैं सैटेलाइट के थ्रू। हम वेदर और क्लाइमेट, मौसम की जानकारी ले सकते हैं क्या सैटेलाइट के थ्रू। सॉइल असेसमेंट, मिट्टी कहाँ पे कैसी है इसकी जानकारी ले सकते हैं क्या सैटेलाइट के थ्रू। आपको बताना जी कौन सा सही है। डी करेक्ट है जी, ऑल ऑफ दी अबव। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है जी अपना
आपको बताना संगम एज में, संगम एज आपने पढ़ा होगा जी, तमिलनाडु जो एरिया है साउथ इंडिया, उसमें जी संगम एज थी जी एक। तो उस एज में एक वर्ड यूज किया जाता था वेलालर। वेलालर किसके लिए यूज किया जाता था? ऑर्डिनरी प्लोमैन, जो मतलब हल चलाते थे लोग, साधारण लोग, उनके लिए यूज किया जाता था कि ये शब्द। या लैंडलेस लेबर, जिनके पास ऐसी लेबर जी जो काम करने वाले लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके लिए यूज किया जाता था क्या? स्लेव्स, मतलब जो गुलाम होते थे उनके लिए यूज किया जाता था। या लार्ज लैंड ओनर, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, उनके लिए यूज किया जाता था। जी हाँ, बिल्कुल डी करेक्ट है, लार्ज लैंड ओनर के लिए यूज किया जाता था संगम एज में। देखो जी, तमिलनाडु के रीजन में, तमिल रीजन में ये संगम एज थी। इसमें वेलेलर का मतलब था जी लार्ज लैंड ओनर, मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी। और जो ऑर्डिनरी प्लोमैन होते थे ना, मतलब साधारण हल चलाने वाले लोग, उनके लिए उजावर वर्ड यूज किया जाता था, उजावर। और जो लैंडलेस लेबर होते थे, मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, ऐसे कर्मचारी होते थे, और जो स्लेव्स गुलाम होते थे, उनके लिए ये वर्ड यूज किए जाते थे, कडाइसियार और अडीमाई। तो ये वर्ड यूज करने, याद करने जी आपको, यूपीएससी पूछ लेता मैच द फॉलोइंग वगैरह में। नेक्स्ट है जी, आपको बताना है मनसबदारी सिस्टम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट बताना कौन सा। ये कह रहा है मनसबदारी सिस्टम क्या है? ग्रेडिंग सिस्टम है, जो मुगल यूज करते थे, मुगल एम्पायर में यूज किया जाता था। ये किस लिए? रैंक, सैलरी वगैरह, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए यूज किया जाता था ये मनसबदारी सिस्टम। और नेक्स्ट है जी, रैंक और सैलरी ये किसके बेस पे डिटरमाइन किए जाते थे, मतलब निश्चित किसके बेस पे किए जाते थे? ये किए जाते थे जाट के वैल्यू पे, न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी जिसको जाट बोलते थे, उसके द्वारा ये फिक्स किए जाते थे। मतलब जिसके पास जितने जाट, जाट का मतलब है जी सोल्जर वगैरह, ये मान लो आप सोल्जर, या हॉर्स वगैरह, घोड़े, घोड़े और सैनिक जिनके पास ज़्यादा हैं, उसकी रैंक और सैलरी ज़्यादा होती थी, और जिसके पास कम है कम होती थी उसकी रैंक। मतलब रैंक का मतलब उसकी पोजीशन, पोस्ट मुगल एम्पायर में ज़्यादा होती थी, ज़्यादा पावर होती थी, और जिसके पास कम उसकी कम पावर। तो आपको बताना जी कौन से करेक्ट है। बिल्कुल दोनों के दोनों सही हैं जी, सी हमने और एक्सप्लेनेशन देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट बताना आपको, कल्चरल हिस्ट्री में एक टर्म यूज की जाती थी उपासक, किसके लिए यूज की जाती थी आपको ये बताना है। पहला है जी रेनंसिएंट एंड वेंडर, मतलब ऐसे आदमी के लिए जो उस घर बार अपना छोड़ देता था और घूमता रहता था जंगलों में, उसके लिए यूज करते थे। ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, ले का मतलब है जी साधारण, साधारण जो फॉलोअर होते थे, साधारण जो बुद्धिज्म यानी कि बुद्ध धर्म को मानने वाले साधारण लोगों के लिए उपासक यूज किया जाता था। प्रिस्ट विद ए हाई स्टेटस, मतलब जो ऐसा पुजारी जिसका बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस होता था समाज में, बहुत ज़्यादा अच्छी इज्जत होती थी, उसके लिए यूज किया जाता था उपासक। या फिर नन ऑफ द अबव, किसी के लिए नहीं। इसका करेक्ट आंसर है जी बी, मतलब ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म को साधारण लोग फॉलो करने वाले थे उनके लिए उपासक। देखो आदमी के लिए उपासक, और औरत के लिए कर देते जी उपासिका, उपासिका। तो ये याद रखना आपको, उपासक और उपासिका। नेक्स्ट बताना जी, अशोका को उसके बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं जी, मान लो पत्थर पे कुछ लिखा हुआ मिल गया इंस्क्रिप्शन, या किसी कोई मतलब वो बनाया जी पिलर, कोई पिलर बना हुआ खंबा, उस पर कुछ लिखा मिल गया, ये इंस्क्रिप्शन होते हैं। ये मान लो आप कुछ भी लिखा हुआ मिल गया, तो इन जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे उनमें अशोका का क्या नाम लिखा हुआ मिला है कई जगह पे? धर्मदेवा, चक्रवर्ती, धर्माकीर्ति या प्रियदर्शी। प्रियदर्शी मिला है जी, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इसे देवनम प्रिया भी मिला है जी कहीं पे, देवनम प्रिया या प्रियदर्शी, देवनम प्रिया या प्रियदर्शी, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट दी हुई है महाजनपदाज के रिगार्डिंग, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। महाजनपदा क्या है जी? उन्हें बोलते हैं, लगभग 16 महाजनपदा होते थे जी, मतलब एरिया है, एरिया, उनको रूल कर देते राजा वगैरह अलग अलग। ये महाजनपद क्या है? एरिया, क्षेत्र है, क्षेत्र, रीजन, उनको रूल करते थे कुछ राजा। तो उस टाइम पे कैसा रूल होता था महाजनपदाज में, वो उसके बारे में कुछ टैक्सेशन, टैक्स सिस्टम कैसा होता था उस टाइम पे, कर जो लगाते थे क्या टैक्स, उसके रिगार्डिंग के स्टेटमेंट दी हूँ, आपको करेक्ट बताना कौन सी है। देखो जी, टैक्सेस ऑन क्रॉप वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, जितना भी खेत में जितनी भी पैदा होती थी उसका 1/6, एक छठवा, जो छठवा हिस्सा देना पड़ता था राजा को अपनी क्रॉप का। जो भी फसल आपने मान लो गेहूं हुआ है, वीट, उसमें से जितना मान लो आपका 60, मतलब 60 किलोग्राम गेहूं हुआ है आपके उसमें खेत में, तो आपको 1/6 देना पड़ेगा इसका। 1/6 कितना होगा? ये हो गया 10 kg, मतलब 10 kg आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा किसको? राजा को। तो ये सही है क्या? नेक्स्ट बोल रहा है जो क्राफ्ट पर्सन थे उन्हें भी टैक्स देना पड़ता था, और इट वाज इन द फॉर्म ऑफ लेबर। मतलब क्राफ्ट पर्सन ऐसे जी, मान लो आप कुछ चारपाई वगैरह बनाने का काम जानते हो, या फिर आप मान लो जी कोई किवाड़ वगैरह जो घरों में दरवाजे चढ़ते हैं, दरवाजे वगैरह बनाना जानते हो, तो आप क्या है जी टैक्स के रूप में क्या है राजा के घर में ये काम करोगे, चारपाई वगैरह बनाओगे,
कोई मान लो जी आपने कुछ बेड वगैरह बना दिया आपने, या उनके घरों में खिड़की दरवाजे चढ़ा दिए, तो ये भी एक तरह टैक्स की तरह समझा जाता था, क्योंकि लेबर फॉर्म में आप देते थे इसे। नेक्स्ट है हंटर और गैदरर वर नॉट टैक्स। जो हंटर होते थे, शिकारी, जो शिकार करते थे जंगलों में और घूमते रहते थे, उन लोगों पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। आपको बताना जी कौन सा करेक्ट है, पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, और या ऑल ऑफ द अबव। देखो जी इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल नहीं है, मैंने लगा दिया पर ये करेक्ट नहीं है। इसका आंसर करेक्ट है जी 1 और 2, ए आंसर करेक्ट है। तीसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हंटर गैदरर होते हैं उनको भी टैक्स देना पड़ता था। इनको क्या, जो जंगलों में घूमते थे और जंगलों से जो भी चीज़ लेके आते थे, मान लो कोई गोंद लेके आ गया, समझ रहे हो, गम लेके, या कोई और जंगलों में से फल वगैरह फ्रूट लेके आ गए, तो एज ए टैक्स ये राजा को देते थे। तो उनसे भी हर एक जो भी प्रोफेशन था सब पे टैक्स लगाते थे जी महाजनपद सिस्टम में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारे लेक्चर की समाप्ति।